हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं भैया, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना, मैं 99% गारंटी लेता हूं इसी में से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आएंगे। तो आज हम 10th सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके जो 20 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं या सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊं, तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक करके पढ़ाने वाला हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। 70 में 70 हमारा टारगेट है इस बार और हम आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग खुद से मेहनत कीजिए और कहिए खुद से कि हां इस बार 2026 में टॉपर लिस्ट में हमारा नाम होगा। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई? का वाला ऑप्शन है 1788 में, खा वाला है 1789 में, गा वाला है 1790 में और घा वाला है 1787 ईस्वी में। भैया फ्रांस की क्रांति कब हुई? अब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो हम यूरोप के देशों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तब हम भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। कई टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो है बच्चों वो 1789 ईस्वी में हुई। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो टेंशन जब तक है आपके बड़े भैया शुभम। चलो भैया दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए। आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं वीडियो ले आऊंगा। आप बुलाएं हम ना, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसमें से कौन से महाशय हैं जिनकी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी, मेन रोल था? का है ऑटो वान बिस्मार्क, खा है काइजर विलियम प्रथम, गा है हिटलर और घा है मेत्सिनी। अरे भैया ऑटो वान बिस्मार्क जी हैं जिनकी मुख्य भूमिका हमारे जर्मनी के एकीकरण में थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका इनमें से ऑटो वान बिस्मार्क जी की थी। समझ में आ रहा है? अरे एक एक क्वेश्चन बस आप देख लोगे अगर ध्यान से ना, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और कमेंट करोगे सर पीडीएफ, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। नो टेंशन जब तक है हम। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है, बताओ राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? स्टार्टिंग जो है राष्ट्रवाद का वो किस देश से हुआ? तो का है बेटा जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस और घा है इंग्लैंड। तो देखो जो फ्रांस है ना, फ्रांस आपने नाम सुना होगा, ये सब देश के ही नाम है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो स्टार्टिंग हुआ, जो प्रारंभ हुआ वो फ्रांस से हुआ। तो आपका गा वाला बिल्कुल 100% सही होगा। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया भैया। आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर ये
क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, यकीन मानो इस चैप्टर से इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो बच्चों चौथा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? यहां पे गा कर दीजिएगा। बताओ जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो का है बच्चों 1871 ईस्वी, खा है 1872 ईस्वी, गा है 1876 ईस्वी और घा है 1880 ईस्वी। तो भैया जर्मनी को सन 1871 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो कौन सी ईस्वी में? 1871 की ईस्वी में। देखो आप सोशल साइंस अगर पढ़ोगे ना तो इसमें जो सन दिए रहते हैं 1871, 1972, 1910, ये सब आपको याद रखना पड़ता है, यही सबसे मेन पॉइंट होता है। और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी कहां कौन से सन में क्या हुआ, इसी में हमारा दिमाग दही बन जाता है। तो इतना याद रखो बच्चों, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा मंजूरे खुदा होगा। पांचवा क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई, कब वो पराजित हुए? का है 1814 ईस्वी, खा है 1815 ईस्वी, गा है 1816 ईस्वी और घा है 1817 ईस्वी। तो बेटा 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई। पराजय का मतलब होता है हार। तो नेपोलियंस की हार कब हुई? तो बच्चों 1815 ईस्वी में नेपोलियंस की पराजय हुई थी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम लोग। 6 है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? बताओ ऑटो वान बिस्मार्क जी का संबंध किस देश से था? आपके पास ऑप्शंस है, का है इटली, खा है जर्मनी, गा है फ्रांस, घा है ब्रिटेन। तो भैया ऑटो वान बिस्मार्क जी का जो रिलेशन संबंध था वो जर्मनी से था। अभी मैंने बताया था जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो हमारे ऑटो वान बिस्मार्क जी की थी। वही क्वेश्चन समझ लो घुमाकर आ गया है, बस थोड़ा सा आपको यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है ना वो बच्चों जर्मनी से था। जर्मनी देश तो आपने नाम सुना होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा, इस बार अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना होगा। कुछ भी हो जाए, ये दुनिया कितनी भी बुरी माने, लेकिन अपने पैरों पर हमें खड़ा होना ही होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लो, कितनी जल्दी मैंने बना दिया ना शायरी, बट अच्छी नहीं थी मुझे पता है। चलो 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? मतलब 1789 ईस्वी में जो फ्रांस था ना वो कैसा राज्य था, किस टाइप का? तो का है असीमित राजतंत्र, खा है सीमित राजतंत्र, गा है प्रजातंत्र और घा है गणतंत्र। तो भैया 1789 ईस्वी में फ्रांस जो था ना वो एक सीमित राजतंत्र की तरह था। तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होगा, बिल्कुल राइट। चलो बच्चों आगे बढ़ो। देखो एक एक चैप्टर के जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आप लोगों को उसके बाद एक एक चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं सबको मैं बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना, क्योंकि जब तक पढ़ते नहीं, जब तक टॉपर नहीं बन जाते, हम हार नहीं मानने वाले। और हाई स्कूल ही एक ऐसा क्लास है ना जिसमें आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं कि हां मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि हाई स्कूल में टॉपर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कम मेहनत में टॉपर बनोगे, बस मेहनत करो। 8वां क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई? संधि का मतलब होता है जोड़, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वियना की संधि कब हुई? संधि का मतलब दो लोग आपस में संधि कर लें। तो का है 1814, खा है 1815, गा है 1816 और घा है 1817। तो बेटा खा वाला ऑप्शन सही होगा 1815 में। वियना की संधि जो है वो 1815 ईस्वी में हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है भाई। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान में चीजों को पढ़ना होता है, समझना होता है। इसमें ना तो न्यूमेरिकल्स होते हैं कि हमें फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स नॉट फिजिक्स, दैट्स नॉट केमिस्ट्री, इट सोशल साइंस, ठीक है बेटा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग।
1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? मतलब 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या फिर सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? बच्चों, जब 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई ना, उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। चलो बच्चों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 नंबर, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? अगर हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो यूरोप के देश इसमें शामिल होंगे। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? बच्चों नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस से था, फ्रांस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट मैच भी खेलते हैं हमारे इंडिया के साथ, ये ठीक है, देखा होगा आपने। चलो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन समझ में आ गए, टॉप 10। आधा क्लास हमारा फिनिश हो गया, टेंशन मत लेना जब तक है हम। क्यों ले रहे हो टेंशन? अरे हम हो या ना हो, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। लाइफ है क्षण भर के लिए, बाकी सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो क्या है? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध था। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध किससे था? बच्चों कोई कोई बच्चा शायद इसको भी ना पढ़ पाए वर्ड। अरे सामाजिक विज्ञान में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी तब होती है जब आप उसको प्रॉब्लम समझते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे लड़ना सीखो बच्चों। तो का है इटली के एकीकरण से, खा है जर्मनी के एकीकरण से, गा है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या घा है फ्रांस के राष्ट्रवाद से? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध जो था ना बच्चों वो इटली के एकीकरण से था। मतलब ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो है ना वो इटली के एकीकरण से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो अब तक का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारे इस चैप्टर में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो है ना ये फेमस नाम में से एक है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। चलो 12 नंबर पे आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? मतलब 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, किसको अनाउंस किया गया? एकीकृत इटली का सम्राट का है इमेनुएल द्वितीय, खा है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, गा है विलियम प्रथम और घा है ज्यूरोपे बाल्डी। अब देखो भैया ये जो है ना ज्यूसेप्पे बाल्डी शायद होगा, यहां पे कर देना ज्यूसेप्पे बाल्डी। ठीक है, तो ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी। अब नाम देखो कैसे कैसे हैं, इसको याद कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट जो है ना वो घोषित किया गया था बच्चों इमेनुएल द्वितीय को। इमेनुएल द्वितीय को ही 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर? अब नाम मत देखिएगा, नाम आपको याद रहेगा जैसे इमेनुएल द्वितीय, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, विलियम प्रथम, ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी। अरे पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएगा, टेंशन फ्री रहना। चलो बेटा 13 पे चल देते हैं। 13 उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद क्या होता है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का मतलब होता है आखिर उदारवाद होता क्या, इसका मीनिंग क्या है? तो का है निजी संपत्ति का अभाव, मतलब अपने पर्सनल संपत्ति का अभाव, उसमें कमी। खा है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। गा है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। और घा है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदार
उदारवाद का जो मतलब होता है बच्चों ना, वो होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, अपनी स्वतंत्रता और कानून के प्रति समानता। तो यही होता है उदारवाद का मतलब, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। चलो बेटा 14 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं बच्चों। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? बताओ फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है बच्चों, जैसे हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे। चलो बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी और 1871 ईस्वी। तो बच्चों 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1848 ईस्वी में हुई थी। चलो 15 पे आ जाओ बेटा। 15 वाला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? मतलब इसमें से कौन से नेता हमारे हैं जिन्होंने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? जैसे हम यंग भारत, हम यंग लोग हैं, तो का है गैरीबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर, घा है मेथ्सिनी मेजनी। तो भैया इसका राइट आंसर, नाम यार बड़ा गजब गजब है। चलो घा वाला ऑप्शन सही होगा, मेथ्सिनी मेजनी। इनमें से, इन नेताओं में से मेथ्सिनी मेजनी ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम यंग इटली रखा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है। चलो बेटा 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। देखो, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ? बताओ इसमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ? 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1806 ईस्वी। तो भैया 1804 ईस्वी, 1804 ईस्वी में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ सन 1804 ईस्वी, यानी कि 1804। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? अब ये क्वेश्चन भी कुछ उसी से रिलेटेड है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? का है ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी, खा है ऑटो वान बिस्मार्क, गा है नेपोलियन और घा है विलियम प्रथम। तो बेटा 18 का जो 17 का सही आंसर होगा वो का वाला होगा। इनमें इटली का एकीकरण जो है वो ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भैया ज्यूसेप्पे जी को काफी हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18 पे आ जाओ बेटा। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था। मतलब जर्मन जो संस्कृति है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा इंडियन कल्चर है, ठीक है, वैसे जर्मन संस्कृति भी है, उसमें बोक्स जिस्ट का मतलब क्या था? बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? का है राष्ट्र, खा है संविधान, गा है आम जनता और घा है संसद। तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का जो आशय है ना, वो राष्ट्र से है। राष्ट्र, ठीक है, एक कंट्री, जैसे हमारा भारत जो एक राष्ट्र है, ठीक, तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय राष्ट्र से था। का वाला ऑप्शन सही होगा। 19 पे आ जाओ बेटा। 19 ज्यूसेप्पे मेथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ज्यूसेप्पे मेथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। अरे अभी तो मैंने बताया था, देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया। का है यंग इटली, खा है यंग फ्रांस, गा है यंग पसा, घा है यंग जर्मनी। अरे भैया यंग इटली, अभी ये क्वेश्चन आया था कि यंग इटली किसके द्वारा संपादित गुप्त संगठन था? तो मैंने बताया था ज्यूसेप्पे मेथ्सिनी। अब यही क्वेश्चन उल्टा आ गया है। ज्यूसेप्पे मेथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यंग इटली। उसी क्वेश्चन को उल्टा दे दिया गया। भैया देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं 20 नंबर पे। इस चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? इसमें से कौन सा है जिसको 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? का है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, खा है सामंती व्यवस्था का अंत, गा है संपत्ति का अधिकार और घा है कानून के समक्ष समानता। तो भैया जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जो है ना, इसको 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं ऐड किया गया, नहीं जोड़ा गया। तो भैया क्या है? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, इसको 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। बस हो गया बच्चों। कुछ था इसमें? अरे कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, एकदम हलवा था, हमने कर दिया, हमने करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों? ये आपके फर्स्ट चैप्टर के 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे बढ़े। अरे भैया 20 क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला था, 20 हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर से ये 20 क्वेश्चन आप बहुविकल्पीय जरूर तैयार कर लेना, बाकी टेंशन फ्री रहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या, हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, बस सपोर्ट बना रहना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चल रहे हैं हम, चलते हैं हम, अरे कहीं नहीं जाएंगे, अगली क्लास फिर लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।